हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ पे आपको पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th की पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। ये कोर्स हमारा डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी के लिए चल रहा है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेरे साथ बने रहिए। आपको पूरा कोर्स आज के बाद इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहा था, लोकतांत्रिक अधिकार। तो इसमें हमने कितना देख लिया था, आर्टिकल 12 से लेके 18 तक का हम कवर कर चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक इसमें हम देखने वाले हैं। स्वतंत्रता पूरी इसी में ही है, 19, 20, 21 और 22 आर्टिकल में। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले तो हम लक्ष्मीकांत और बाकी की बुक्स लेके चलेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो हम इसमें पढ़ाएंगे। तो पहले लेक्चर जो जैसे लिए हैं उसी तरीके से हमारा चलने वाला है। तो स्वतंत्रता जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्वतंत्रता है क्या, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो स्वतंत्रता के दो तरह से अर्थ हम निकाल सकते हैं। एक तो हमारा संकीर्ण अर्थ होता है। ठीक, संकीर्ण अर्थ किस प्रकार का होता है, संकीर्ण अर्थ में देखा जाए तो बाह्य प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। बाह्य प्रतिबंध क्या होते हैं, बाह्य प्रतिबंध वो प्रतिबंध होते हैं जो हम पर किसी और के द्वारा लगाए जाते हैं। उन प्रतिबंधों को क्या कहते हैं, बाह्य प्रतिबंध कहते हैं। जैसे कि मैं कोई काम करने वाला हूं, ठीक है, और कोई बाहरी व्यक्ति है वो आकर रोक दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो इस तरह का जो प्रभाव आएगा मेरे ऊपर वो बाह्य रूप से प्रभाव आएगा। तो बाह्य प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो हमें आवश्यक तत्व है उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। मतलब हम अपनी इच्छानुसार कार्य ना कर पाए। तो इच्छानुसार कार्य ना कर पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा संकीर्ण अर्थ। लेकिन जो बृहद अर्थ है वो क्या होगा। अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ क्या होगा, व्यापक अर्थ बाह्य प्रतिबंधों के साथ साथ आंतरिक प्रतिबंधों से भी आजादी होनी चाहिए। अब आंतरिक प्रतिबंध क्या होते हैं, आंतरिक प्रतिबंध होते क्या है। आंतरिक प्रतिबंध ऐसे होते हैं जिससे हम अपनी इच्छानुसार कार्य ना कर सके, अपनी ही क्षमताओं का विकास ना कर सके और रचनात्मक प्रदर्शन ना कर सके। अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य कैसे नहीं कर पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे नहीं जी पाएंगे। मान लीजिए कि मेरा कोई काम करने का मन है, अभी की बात नहीं करते, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था तो उससे पहले 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी। 1857 की क्रांति आपने देखी है, ठीक है। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, एक पॉइंट था कि ये क्रांति क्यों हो रही है, उसके कई कारण थे। उसमें से एक कारण था कि यहाँ के जो सिपाही थे उन सिपाहियों को समुद्र पार यात्रा नहीं करनी थी। ऐसी यात्रा क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति समुद्र पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब आज के समाज की बात हम करते हैं। किसी व्यक्ति ने आईआईटी में ज्वाइनिंग ली और उसके बाद वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। अब उसे एक जॉब लेनी है और वो जॉब मिल रही है हमें विदेश में, अमेरिका में जॉब मिल रही है। तो अगर वो अमेरिका जाएगा तो क्या होगा, उसके धर्म का तो विनाश हो जाएगा। ये आज के जीवन की हम बात कर रहे हैं। तो वो किस तरह से निर्णय ले पाएगा, वो निर्णय नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो अपने ही धर्म से, अपनी ही आंतरिक भावनाओं से बंधा हुआ है। तो इस तरह की भावनाओं से बंधा होना, आंतरिक भावनाओं से बंधा होना
कहलाता है स्वतंत्रता के अधिकार का ना होना। मतलब हम अपना विकास ना कर सके, हम अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन ना कर सके। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई एक बच्चा है और उसके घर में सभी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सभी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं और वो करना चाहता है अपनी प्राइवेट जॉब, कोई भी एक प्राइवेट जॉब करना चाहता है। तो क्या उसके घर वाले सपोर्ट करेंगे इसमें? क्या उसका ही मन उसे सपोर्ट करेगा? क्योंकि अगर वो प्राइवेट जॉब में जाएगा तो उसे पूरी विंग से हटना पड़ेगा और पूरी विंग से हटने के लिए उसे अपने मन को कठोर करना पड़ेगा और अपनी ही भावनाओं से लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता होती है उसे हम व्यापक रूप से देखते हैं कि ये इसका व्यापक अर्थ है। अब आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ और संकीर्ण अर्थ क्या है। तो स्वतंत्रता का आशय अगर हम देखें तो क्या है? सभी प्रकार के प्रतिबंधों का ना होना नहीं है। ठीक है, प्रतिबंध होने ही चाहिए। क्या स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता का अर्थ सभी तरह के प्रतिबंधों का न होना, यह है क्या? ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगे ही होने चाहिए। सारे प्रतिबंध अगर हमने खत्म कर दिए तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे क्या प्रतिबंध होने चाहिए? कुछ प्रतिबंध होते हैं। वो कैसे प्रतिबंध होते हैं? प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं? वो या तो व्यक्तिगत हो सकते हैं, व्यक्तिगत प्रतिबंध हो सकते हैं, या सामाजिक प्रतिबंध हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबंध होने ही चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? इनके हितों की रक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे वो क्या कर सकता है? समाज में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। सामंजस्य का क्या अर्थ है? सामंजस्य का मतलब है तालमेल बनाना। ठीक है, तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए तो प्रतिबंध कैसे होने चाहिए? सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का ना होना यह स्वतंत्रता नहीं है। इस पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। और प्रतिबंध किसके लिए होने चाहिए? व्यक्तिगत और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए होने चाहिए। और ये क्या करते हैं? अगर सामाजिक हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध होते हैं तो प्रतिबंध करते क्या है? समाज में सामंजस्य स्थापित करने का काम करते हैं। तो अब आप समझ गए स्वतंत्रता का जो अर्थ है और उसके बाद उस पर प्रतिबंध किस प्रकार के होने चाहिए। वो आगे बात करें, अगर स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व क्या है, क्या हमें स्वतंत्रता से हमें मिल क्या रहा है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उन पर भी देख लेते हैं। अब कोई एक व्यक्ति है, उसे स्वतंत्रता से क्या मिल रहा है? पहला है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब व्यक्तित्व के विकास के लिए कैसे आवश्यक है? अगर कोई व्यक्ति है, उसे अपनी क्षमताओं का विकास करना है। अपनी क्षमताओं का विकास वो कैसे कर सकता है? वो पूर्णतः बाह्य और आंतरिक प्रतिबंधों से आजाद हो, तभी तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। नई नई विंग को वो खोजेगा, नए नए विचार उसके दिमाग में आएंगे, नई नई जगहों पर वो जाएगा। उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता होगी, सोचने की स्वतंत्रता होगी, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता होगी, किसी प्रकार से कोई काम करने की स्वतंत्रता होगी। मान लीजिए कोई एक काम किया जा रहा है और उस काम को करने का एक तरीका है, समाज ने कह दिया कि यही तरीका वैलिड है, लेकिन उसके विचारों में दूसरा एक तरीका और आ रहा है और उससे वो काम और बेहतर हो रहा है। तो क्या उसे सोचने की आजादी होनी चाहिए? बिल्कुल, उसे सोचने की आजादी होनी चाहिए, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो पहला महत्व तो यही है। दूसरे महत्व की बात करें तो नवाचार और
प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है। प्रगतिशील, अब देखिए पहला तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है और दूसरा समाज के लिए आवश्यक है। समाज को भी वो करता है, ये समाज के लिए आवश्यक है। तो समाज को किस प्रकार से ये स्वतंत्रता अच्छा बनाती है, नवाचार कैसे लेकर आती है समाज में। देखिए समाज को गतिशीलता प्रदान कैसे की जाती है। अगर कोई समाज है, ठीक है, उसमें कुरीतियां हैं, आपने देखा है हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में इस प्रकार की कुरीतियां हैं कि इन कुरीतियों को खत्म करना बहुत आवश्यक है। और मैं केवल 2 ही धर्म की बात कर रहा हूं, काफी धर्म है, सारे धर्म की। अगर मैं धर्म, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं एक धर्मनिरपेक्ष हूं और मुझे किसी भी धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदू हूं और हिंदू की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें ही मैं, उनका ही पालन करता हूं। तो अगर मैं हिंदू कहूं, मुस्लिम कहूं, तो मुझे जज करना शुरू मत कर देना। ओके, यही मैंने बताया था कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उस पर ही फोकस करें। तो नवाचार कैसे होगा। समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म हम मान लेते हैं, उसकी कुरीतियां फैली हुई हैं और उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे निकलना पड़ेगा। और अगर वो आगे निकलने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले कौन दबाता है, समाज ही उसे रोकता है कि अरे ये तो दूसरे रास्ते पर जा रहा है और दूसरा रास्ता गलत है, उनकी नजर में यही होता है। अगर कोई एक रास्ता उन्होंने तय कर दिया, उस रास्ते पर अगर कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो वो गलत रास्ते पर जा रहा है। यही समाज की नीति है, यही करते हैं। तो अगर समाज को ही बदला जाए, समाज को ही स्वतंत्रता दी जाए, तो उसका नवाचार होना लगेगा, उसकी प्रगतिशीलता होने लगेगी। अब क्या है, अगर कोई व्यक्ति है और समाज के अलग हट रहा है तो क्या कहा जाता है कि वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति है, वो कुछ बोल रहा है, उसके मन में कोई विचार आया, तो विचार आया, वो विचार सही होगा लेकिन फिर भी समाज उसे गलत ठहराएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सत्य होता है, सत्य के आयाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सत्य के आयाम कैसे अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बोला कि कोई काम है, उसने एक बांध बनाया, कोई व्यक्ति है, इंजीनियर है, उसने एक बांध बना दिया और उसने कहा कि इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, उसने एक ही लाइन बोली, एक बांध बना है उससे हमें ऊर्जा मिलेगी। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, एक व्यक्ति है जो वहीं पर रह रहा था, तो उसने बोला बांध बनाने से मेरी जमीन डूब गई पानी में, तो इससे वहां के जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। ये समाज के लिए घातक है। अब बताइए कौन से 2 स्टेटमेंट सही हैं। एक तो ये कहा जाए कि हमें बांध बनाने से ऊर्जा मिलेगी और दूसरा ये कहा जाए कि विस्थापन से समाज में घातक प्रभाव पड़ रहा है। बात तो दोनों ही सही है। तो यही नवाचार होता है कि सत्य के आयामों को हमें ढूंढना है कि सत्य तो कई बातें हो सकती हैं, एक ही पक्ष गलत साबित हो सकता है और एक ही पक्ष सही साबित हो सकता है। इसकी चर्चा हम नहीं कर सकते समाज में। समाज हमें नहीं बता सकता कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। और आज के समाज में जहां पोस्ट ट्रुथ एरा की बातें चल रही हैं, सत्य के कोई आयाम सुनिश्चित नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नवाचार और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा है जवाबदेह सरकार बनाना। जवाबदेह सरकार बनाना। अब जवाबदेह सरकार कैसे बन सकती है। मान लीजिए कोई एक सरकार बना दी। लोकतंत्र में तो यही होता है कि पहले एक बार चुनाव हो गया, चुनाव होके सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद सरकार गलत रास्ते पर चलने लगे, सरकार अपने ही लोगों का भलाई करने लगे, समाज अपने ही जातियों के लोगों की भलाई करने लगे और दूसरे की जातियों को निग्लेक्ट कर दे, उनके लिए कोई काम ही ना करे। आपने देखा होगा कि अगर कोई जैसे विधायक है या कहीं से चुनकर आया है और पता चला कि किसी एक जगह से उसे कम वोट मिलेगा, तो आपने देखा होगा ना वहां पे बिजली ज्यादा कटती है। ये आप समाज में घुस के जाइए, जब छोटे छोटे स्तर पर चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह के काम करने लगे। अब ये काम हो रहे हैं और हमें पता है कि ये काम गलत है, तो
हम किस प्रकार सरकार को रोक सकते हैं इस तरह के काम करने से? इस तरह के काम को रोकने के लिए हमारे पास होनी चाहिए स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता से हम क्या करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो हमारे पास किस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, हमें जवाबदेह बनाने की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति है जवाबदेह, ठीक है, जवाबदेह बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों को उकसा सकते हैं। अगर कोई सरकार में बैठा व्यक्ति है और वो गलत काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम न्यूज़पेपर में निकाल देंगे, हम न्यूज में निकाल देंगे वो चीज। सोशल मीडिया बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोशल मीडिया पर हम उस तरह की चीजें डालेंगे कि देखिए समाज में ये गलत काम हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उनसे पूछा जाएगा, भाई तुम ये काम गलत क्यों कर रहे हो? उसे जवाबदेह बनाया जाएगा, और अगर वो जवाबदेह बनेगा तो सरकार अच्छी बनेगी। यही क्या है? सरकार उसके लिए जरूरी है, जवाबदेह सरकार के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। चौथी बात करें तो सरकार में ही आता है, मतलब अगर राजनीतिक रूप से देखें तो ये राजनीतिक पॉइंट है, सक्रिय नागरिक बनाना। अब सक्रिय नागरिक तो आप समझ ही गए होंगे। सक्रिय नागरिक कैसे बनना है? अगर जवाबदेह सरकार बनाने के लिए लोग काम कर रहे हैं तो वो सक्रिय नागरिक ही हैं। अगर कोई व्यक्ति है और उसे दिख रहा है कि समाज में एक ऐसी सरकार बन गई है जो गलत रास्ते पर चल रही है और उसके लिए वो कोई काम नहीं कर रहा, चुपचाप आंखें मूंद के बैठा हुआ है अपने घर में और उसके लिए कोई भी हाथ पैर नहीं मार रहा है, तो वो सक्रिय नागरिक नहीं है। वो राजनीति में भाग नहीं ले रहा है, वो लोगों से विचार विमर्श नहीं कर रहा है, और इस तरह के काम अगर वो नहीं करता है तो वो सक्रिय नागरिक नहीं है। तो सक्रिय नागरिक कब बनेगा? उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता होगी तो सरकार को वो जवाबदेह बनाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, कहते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्रिय नागरिक, ठीक है, जवाबदेह सरकार। पांचवा पॉइंट की बात करें तो वो क्या करती है? आधुनिक समय में व्यक्ति के जीवन के दायरे हैं उन्हें बढ़ाने का काम करती है। आधुनिक समाज में किस प्रकार बढ़ा रही है? जैसे हमें स्वतंत्रता की बात की जाए तो शुरुआत में किस प्रकार की स्वतंत्रता थी? हमें होनी चाहिए वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन रक्षा की स्वतंत्रता। लेकिन उसके बाद एक मेनका गांधी केस आया, ठीक है, आपको याद होगा 21 आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इस चीज में। तो उसके बाद हमें किस प्रकार की स्वतंत्रताएं मिल गई हैं? बहुत सारे अधिकार मिले हैं। जीने का अधिकार, राइट टू चूज करने का अधिकार, ये मिल रहे हैं हमें। वातावरण, हमारे पास बहुत अच्छा वातावरण होना चाहिए, उन वातावरण में रहने का अधिकार, साउंड नहीं होना चाहिए हमारे आसपास, ठीक है। इस प्रकार के अधिकार जब हमें मिल रहे हैं, इंटरनेट की स्वतंत्रता, आप देखिए किस प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही है। आज के नए समाज के तरह से नई स्वतंत्रताएं मिल रही है ना, और नई स्वतंत्रताएं वो कब मिलेंगी? जब नवाचार बढ़ेगा, ठीक है, आधुनिक समय के नवाचार बढ़ेंगे। अभी केवल नवाचार होने का मतलब यह है कि नई तरह से, लेकिन आधुनिक रूप में भी तो बढ़ना चाहिए। एआई का कॉन्सेप्ट नया आ रहा है, और एआई के कॉन्सेप्ट में हम क्या करें? हम नरेंद्र मोदी जी को, हम राहुल गांधी जी को क्या कर रहे हैं? बस एआई के फॉर्म में बना के उन्हें नचा रहे हैं। क्या यही एआई का सही काम है? ये एआई का काम नहीं है, ठीक है। एआई के लिए तो एआई बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है उन चीजों को देखेंगे। अगर उस तरह की चीजों पर अगर काम किया जाए तो वो स्वतंत्रता के सही आयाम हमें देखने को मिलेंगे। और क्या कर सकते हैं? जैसे यहां पर गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है। अगर गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है, किससे हो रहा है? हमारी जो सॉफ्टवेयर तकनीकी है वो बढ़ रही है, और तकनीकी बढ़ने से क्या हो रहा है? हमारी ही प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो क्या प्राइवेसी का हनन होना जरूरी है? ऐसा नहीं है। राइट टू फॉरगॉट आपने जब पढ़ेंगे 21 में, तो उसमें क्या है? भूल जाने की स्वतंत्रता, हमें भूल जाओ। अगर किसी व्यक्ति के बहुत सारे पोस्ट पड़े हुए हैं, फोटोज पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, तो उसे अधिकार है वो पिटीशन डाले एक, और उसके सारे फोटोज, सारे पोस्ट हटा दिए जाएंगे सोशल मीडिया से। ये उसे स्वतंत्रता मिल रही है। तो ये क्या है? ये आधुनिक समाज के नवाचार है, और ये स्वतंत्रताएं हमें स्वतंत्रता के अधिकार में देखने को मिलती हैं। हमने एक बीच में शब्द बोला पोस्ट ट्रुथ एरा। पोस्ट ट्रुथ एरा क्या है? पोस्ट ट्रुथ एरा ये क्या है? ये ऐसा एरा है जहां पर
किस प्रकार के काम हो रहे हैं पोस्ट रोतेरा में? जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया, कोई एक भाषण दिया। मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है एक राहुल गांधी का, ठीक है। राहुल गांधी ने भाषण दिया और क्या बोला था उन्होंने, एक तरफ से आलू डालो और सोना निकलेगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो ये क्या आपको पता है ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का है ना। लेकिन ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट बस इतना ही नहीं है। अगर आप पूरा का पूरा उनका भाषण सुनेंगे तो आपको इस प्रकार की जो सोच है उस सोच को बदलने की तकनीकी मिलेगी। आप गौर से सुनना, पूरा उनका भाषण सुनना, पूरा जो सेंटेंस था उस सेंटेंस को पूरा अच्छी तरीके से सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार से बहकाया जा सकता है। हमारे समाज में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, हमें किस प्रकार से हमारी सोच पर हावी हो रही हैं, उन चीजों को किस प्रकार से डाला जाता है और हम सोचने लगते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है जो ये कह रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो बिल्कुल हकीकत में यही स्टेटमेंट है, जबकि जो उसकी सच्चाई है वो सच्चाई उससे बहुत परे है। तो यही इसका मतलब होता है पोस्ट रोतेरा का मतलब, कि जो ट्रुथ है उससे बहुत दूर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं स्वतंत्रता में। तो इतना तो समझ गए आप स्वतंत्रता के बारे में। अब हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो अब आएंगे आर्टिकल पर, एक एक करके आर्टिकल पे आते हैं और एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देखे हैं, वैसे ही हम आर्टिकल 19 देखने वाले हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? यह कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की और वाक की स्वतंत्रता कहां पर है? आर्टिकल 19 में, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें स्वतंत्रताएं भी लिखी हुई हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं भी लिखी हुई हैं और उसके साथ साथ कुछ इस पर प्रतिबंध भी दिए गए हैं। तो कहां कहां क्या क्या है? अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A to G की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं। और अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से 6 की बात करें तो ये क्या है? प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। तो आज इसे ही पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आर्टिकल 19 1 क्लॉज ए सब क्लॉज ए। इसमें क्या बोली गई है? पहली ही बात बोली गई है जो इसका हेडिंग थी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहां पर अब वाक की क्या मतलब है? वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, अपनी मन की चीजें बाहर निकालने की, उड़ेलने की स्वतंत्रता। तो दोनों शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये सब थोड़े से ऐसे होते हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? अपने विचारों या भावनाओं को सार्वजनिक करना, ठीक है। अपने जो विचार आएंगे, अपने मन में विचार आए और उन विचारों को सार्वजनिक करना, लोगों को बताना। अब लोगों को बताने के कई तरीके हो सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? इंट्रोवर्ट हैं, आपने सोशल मीडिया पर अब एक पोस्ट डाल दी और अपने बारे में बताया, ठीक है, अपने मन के विचारों के बारे में बताया। ये क्या है? ये विचारों को बता ही तो रहे हैं सोशल मीडिया पे। दूसरा, आप एक पंचायत में बैठे और पंचायत में बताने लगे अपने मन की बातें, देखो ये चीजें हैं, ये इस तरह की चीजें हैं, समाज में इस तरह की बातें होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ये स्वतंत्रताएं हैं, बोलने की स्वतंत्रता। अब किस प्रकार से इस प्रकार की स्वतंत्रता हो सकती है? ये स्वतंत्रताएं लिखित रूप में हो सकती हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने एक पोस्ट लिख दिया, ठीक है, लेटर लिख दिया और लेटर हमने किसे भेजा? हमने भेज दिया दैनिक जागरण को, या हमने द हिंदू को भेज दिया और हमने कहा कि इसे छाप दो, उसने छाप दिया। तो ये क्या है? लिखित रूप में हमने अपनी अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति मतलब अपने मन की बात निकाली। ये मौखिक रूप से हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम किसी पंचायत में जाएं और वहां पर बोले। इसके बाद हम ये सांकेतिक रूप में भी कर सकते हैं।
सांकेतिक रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हम संकेत दें। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जैसे कोई प्रोटेस्ट होता है तो देखा होगा लोग काली पट्टी पहन लेते हैं, सर पे काली पट्टी पहने हैं या हाथ में काली पट्टी बांधे हुए हैं, लाल पट्टी पहनते हैं कभी कभी, ठीक है, लाल झंडा लेके चलते हैं, टोपी पहनते हैं। तो ये क्या है, ये संकेत दे रहे हैं कि देखिए हमारा इस जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल का ये मतलब है। और वो ये पहले एक बार बता देते हैं, फिर उसके बाद उन्हें बार बार बताना नहीं होता है। तो ये सांकेतिक रूप से हमें बताने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं। एम एफ हुसैन का आपने नाम बहुत सुना होगा और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये होता है, ठीक है। कोई एक चित्र बना दिया, मतलब हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, ना ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना हमने लेटर लिखा और ना ही कोई संकेत दिया, हमने क्या किया, एक चित्र बना दिया और चित्र के हिसाब से हम बता सकते हैं, मतलब चित्र बनाने की स्वतंत्रता है। दूसरा, और भी कोई कलात्मक कार्य कर सकते हैं। कलात्मक कार्य में कोई भी कार्य आ सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, कलात्मक, ठीक है, कोई भी कलात्मक कार्य हम कर सकते हैं। इसके साथ और क्या कर सकते हैं, और हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आम बोलचाल की भाषा में कोई वीडियो बना दें, ठीक है, तो ये कलात्मक में ही आ जाएगा। तो कलात्मक के ही रूप में आप मान लीजिए कोई वीडियो बना के हमने पोस्ट कर दी। तो इस तरह की स्वतंत्रताएं हमें कहां मिल रही हैं, आर्टिकल 19 1 क्लॉज सब क्लॉज ए में, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब इसके कुछ प्रभाव हैं, ठीक है, कुछ न्यायिक निर्णय हैं, इसमें और चीजें क्या जोड़ी गई, कुछ आए इसके न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, पहला, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, अब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है। क्वेश्चन भी आ चुका है। तो 21 में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या होगी, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ मिलेगा, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये आर्टिकल 21 में ज्यादातर लगा देते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता 21 में नहीं है। प्रेस क्या करता है, हमारा जो न्यूज़पेपर है, हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर रहे हैं, ये क्या है, प्रेस ही तो है। और प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, हमारी आर्टिकल 19 में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी का एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। तो ये कौन से न्यायिक निर्णय से प्रेस की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के अधिकार में डाला गया था, मतलब आर्टिकल 19 में डाला गया था। तो ये डाला गया था साकल पेपर से। साकल पेपर एलटीडी मतलब लिमिटेड, साकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ, ठीक है, भारत संघ से इसे डाला गया था आर्टिकल 19 में। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस बाद भी आया था और बेनेट कोलमैन बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आया था। और इन तीनों से ही प्रेस की स्वतंत्रता हमें देखने को मिली। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना। राष्ट्रीय ध्वज फहराना, यह स्वतंत्रता हमें किससे मिली थी, यह मिली थी हमें नवीन जिंदल से। नवीन जिंदल केस, ठीक है। इसी तरह से याद रखिए, पूरा सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 2003 में आया था, तो शायद 2003 में ही आया, एक बार चेक करके मैं आगे भी बता दूंगा, 2003 में ही आया था ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराना नवीन जिंदल केस से इसे लिया गया था। आगे बात करें अगर हम, तो तीसरा है मौन धारण करने की स्वतंत्रता। देखिए अभी तक हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, चित्रात्मक, कलात्मक रूप से हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक्सप्रेस ना करने की स्वतंत्रता, मौन धारण करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता हमें कहां से मिली थी, ये मिली थी हमें बिजोए इमैनुअलवाद से। बिजोए इमैनुअलवाद, बिजोए इमैनुअल, इमैनुअल वाद से, ठीक है। बिजोए इमैनुअल वाद से मौन धारण करने की स्वतंत्रता। तो ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है, मौन धारण करने की मतलब बोलने की स्वतंत्रता में ना बोलना। ये क्या है, ये वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका क्या है, नकारात्मक रूप है।
नकारात्मक रूप है। ठीक है, नकारात्मक रूप कैसे है कि जो बोला जा रहा है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्रता है और वहां पर आप नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय गान चल रहा है तो राष्ट्रीय गान में अभी ऐसा एक केस हुआ भी था, कुछ बच्चों के साथ हुआ था कि वो राष्ट्रीय गान में खड़े हुए और राष्ट्रीय गान में खड़े होने के बाद सभी लोग राष्ट्रीय गान गा रहे थे और खड़े होते हैं ना, जैसे पोजीशन में विद रेस्पेक्ट खड़े हुआ जाता है जब राष्ट्रीय गान गाया जाता है, तो वो विद रेस्पेक्ट खड़े हुए, लेकिन उन्होंने गाया नहीं, वो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। कुछ बच्चे थे, लगभग 20-21 बच्चे थे और उन्होंने इस प्रकार का काम किया। तब ये केस गया था सीजीआई के पास और उन्होंने बोला कि मौन धारण करने की स्वतंत्रता भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है, इस वजह से मौन धारण भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली स्वतंत्रता क्या है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये अभी रिसेंट में बहुत चल रहा है। सूचना का अधिकार ये आया था PUCL बाद में, ठीक है, ये 2023 का यूपीएससी का एग्जाम में भी आया था। ठीक है, सूचना का अधिकार PUCL बाद पूछा था कि PUCL बाद में क्या है। ठीक है, तो PUCL में आया था ये। इसके बाद क्या है, एक और PUCL बाद से एक और आया था, वो भी लिख देता हूं यहीं पर कि मत ना देने की। नोटा आपने सुना है, नोटा, तो नोटा मत ना देने का अधिकार है, मत न देने का अधिकार। ठीक है, ये भी PUCL बाद में ही आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। PUCL बाद से कौन कौन से आए हैं, एक तो सूचना का अधिकार, मतलब जैसे लोग होते हैं जो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, उम्मीदवार होते हैं, तो उम्मीदवारों के बारे में सूचना का अधिकार कहां से मिला है हमें, PUCL बाद से मिला है। और उसी में ही हमें नोटा का अधिकार है कि हम अगर उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, जितने भी खड़े हुए हैं चुनाव में, जितने भी उम्मीदवार हैं, और वो हमें उम्मीदवार कोई नहीं पसंद आ रहा है, तो हमारे पास अब एक पॉइंट एक्स्ट्रा होता है कि हम नोटा का बटन दबाएं। ठीक है, तो अगर नोटा का बटन ज्यादा बार दबा तो नोटा अगर जीत गया आपके किसी क्षेत्र में, नोटा पर ज्यादा लोगों ने बटन दबा दिया, नोटा जीत गया, तो जितने भी लोग होंगे वो सभी लोग रिजेक्ट हो जाएंगे और दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। तो नोटा में भी बहुत शक्ति है, लेकिन नोटा पर वोट डालता कौन है। ठीक है, सोचते हैं कि हमारा एक वोट खराब हो जाएगा, कहीं और डाल दो तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद अगर छठवें पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे हम इंटरनेट पर स्वतंत्रता होती है ना, वही ऑनलाइन अभिव्यक्ति। ठीक है, ऑनलाइन अभिव्यक्ति कहां से आई, ये आई थी श्रेया सिंगलबाज से, श्रेया सिंगलबाज से। ठीक है, श्रेया सिंगलबाज से ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद सातवां है एक इंटरनेट की पहुंच। अभी ये आपको बहुत पता होगा, इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता। अब ये कहां से आया था, J&K से। J&K में अभी रिसेंट में ही, मतलब अभी की बात नहीं है, अब तो काफी टाइम हो गया, 2019-18 की बात है ये। ठीक है, तो वहां पर इंटरनेट शटडाउन चल रहा है, लगातार इंटरनेट शटडाउन चल रहा है। अगर कुछ भी कोई भी वहां पर गलत काम हो जाता था तो लोगों तक सूचना ना पहुंच पाए, इंटरनेट को बंद कर दिया जाए बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर के लोग थे, मेरे भाई हैं, पोस्टेड थे वहां पर, तो उनसे बात नहीं हो पाती थी। ठीक है, उन काट दिया जाता था, इंटरनेट काट दिया, कॉलिंग नहीं हो रही है वहां पर। तो इस प्रकार की चीजें भी तब देखी जा रही थी। तो वहां से मिला था इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता की, प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट मिलना चाहिए, स्वतंत्रता है उस व्यक्ति की, आप इंटरनेट को इस तरह से काट नहीं कर सकते। और आपको एक इंटरेस्टेड फैक्ट बताऊं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट अपने देश में काटा गया है, कई बार काटा गया है। ठीक है, और वो भी मैं बताऊंगा, एक आपको पोस्ट शेयर कर दूंगा, आप पोस्ट में जाके भी देख लिया करिए। मैं जो भी इंपोर्टेंट पोस्ट हुआ करेगी वो भी मैं शेयर कर दिया करूंगा, टेलीग्राम पर भी कर दिया करूंगा। तो मैं एक पोस्ट डालूंगा जिसमें सारे जो राज्य हैं उन सभी राज्यों में जितनी जितनी बार इंटरनेट कटा है वो सब मैं वहां पर डाल दूंगा। ओके, तो ये तो हमारी हो गई कुछ स्वतंत्रता है। अब बात करेंगे कि इन पर जो प्रतिबंध है वो क्या है। ठीक है, प्रतिबंध
क्या है? आर्टिकल 19(1)(a) पर, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर प्रतिबंध। प्रतिबंध कौन से में लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पर प्रतिबंध कौन कौन से हैं? पहले प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो पहला है भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर। आप देखिए, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता पर अगर हम चोट डालेंगे तो थोड़ी ना हमें स्वतंत्रता मिलेगी कि अरे हमें तो स्वतंत्रता चाहिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी ना। तो इस तरह की चीजें करोगे आप तो फिर आपकी स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये हमारे यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि अगर हम आप देश के टुकड़े करना चाह रहे हैं तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बोलने की स्वतंत्रता, कि हम क्या कर रहे हैं, हमें तो अभिव्यक्ति की आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये स्वतंत्रता में है। लेकिन अगर आप भारत की संप्रभुता और अखंडता पर चोट पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपकी उस स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाएगा। और ये आईपीसी की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह लग जाता था। अब जो 2023 में बदलाव हो गया है तो वो आप देख के मुझे बताइएगा कि जो राजद्रोह है वो पहले लगता था, पहले आर्टिकल वो धारा कौन सी थी, 124(a) धारा। ठीक है, ये थी, इससे राजद्रोह लगता था। अब मुझे बताइए कि जो धारा बदल गई है उसमें 124 को कहां पर कर दिया है, मतलब राजद्रोह को कहां पर कर दिया, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर क्या किया जा सकता था, जैसे आजीवन कारावास, जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, 8 है इस पर प्रतिबंध। दूसरा है आपके राज्य की सुरक्षा के नाम पर, राज्य की सुरक्षा। ठीक है, राज्य की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है, जैसे आपको इंटरनेट की स्वतंत्रता तो है, लेकिन एक ऐसी पोस्ट है जो लगातार वायरल हो रही है और वहां पे किसी राज्य में बहुत ज्यादा दंगे भड़क सकते हैं, सरकार के हित में नहीं, किसी नामी गिरामी व्यक्ति के हित में नहीं, लोगों के ही हित में, लोगों के हित में अगर ऐसा काम किया जा रहा है, राज्य की सुरक्षा के हित में इस तरह का काम किया जा रहा है, तो आप वहां पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर विदेशी राज्यों के साथ, राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब यहां पे ही एक आता है मॉरिशस का एग्जाम्पल, बहुत ही रिसेंट है मॉरिशस का एग्जाम्पल। तो मॉरिशस के कुछ लोगों ने अपने मोदी जी के बारे में कुछ गलत पोस्ट कर दिए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अपना पूरा देश भटक गया। लोग पोस्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, सही है गलत है मुझे नहीं पता, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मॉरिशस से हमारे बहुत अच्छे संबंध हो और हमारे हित जुड़े हुए हों मॉरिशस से, लेकिन यहां के लोग क्या कर रहे हैं, यहां के लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉरिशस को। अगर इस तरह की चीजें चलती हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध को आप खराब कर रहे हैं किसी देश के साथ, विदेशी राज्यों के साथ, तो आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह भी किस में आता है, प्रतिबंधों में आता है। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, लोक व्यवस्था के नाम पर, लोक व्यवस्था के नाम पर। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें एक है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा वाला जो था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये बहुत खतरनाक है भाई। ठीक है, 1980 में ये आया था, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं रासोका, ये बहुत खतरनाक है। तो इसमें अगर लोक व्यवस्था को आप बिगाड़ रहे हैं, आप समाज में लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, तो आप पर रासुका एक्ट लगेगा और आप पर क्या हो सकता है, आजीवन कारावास तक
हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ नियम भी हैं अपने यहाँ पर, कुछ बहुत खतरनाक खतरनाक वो भी हैं, पॉइंट है जिन पे अगर आपने इस तरह के काम किए तो आप पे ये भी हो जाता है। ठीक है, और अगला है शिष्टाचार और सदाचार। शिष्टाचार और सदाचार के नाम पर ये किस प्रकार की यहां पर प्रतिबंध है। अगर जैसे कुछ कोई अश्लील पोस्ट है, ठीक है, अश्लील पोस्ट है और उसका प्रदर्शन कर रहे हो आप, खुले में समाज में प्रदर्शन कर रहे हो, तो इस प्रकार के अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये शिष्टाचार का कुछ हनन कर रहा है ना। हमारे शिष्टाचार इस तरह के नहीं है, अश्लील चीजों को दिखाना, प्रदर्शन करना, उनका वितरण करना, बिक्री करना, खरीदना भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये क्या है, अवैध है। और अवैध चीजों को अगर आप फिर से लेकर आ रहे हो, समाज के लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, तो ये शिष्टाचार और सदाचार के खिलाफ है। और अगर इस तरह का आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। छठवां पॉइंट है, अगले पे लिखता हूं। छठवां जो पॉइंट है वो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, न्यायिक अवमानना। ठीक है, न्यायिक अवमानना में क्या होता है, संविधान के अनुसार अगर बात करें तो न्यायिक अवमानना किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 129 और 215 में लिखी हुई है। 129 में याद देखिए, अगर मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको जब आगे और चलेगी क्लास तब मैं बताऊंगा। अभी तो बहुत कम आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, बाद में बहुत ज्यादा आर्टिकल मिक्स हो जाते हैं तो याद नहीं होते। तो दो चीजें एक जैसी होती हैं, उन्हें हम एक साथ ही पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा 129, 215, ठीक है, ये हमने पहले लिख लिया। अब हम बात करेंगे 129 किसका है, वो एससी का है, और 215 किसका है, ये एचसी का है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक अवमानना 129 से होती है और हाई कोर्ट में अवमानना 215 से आती है। और इसे अधिकार है, अगर न्यायिक अवमानना आप करते हैं तो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। ये कैसे दो प्रकार की अवमानना होती है, अवमानना होती है, उसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, पहले अगर प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार काय का है, दीवानी, और दूसरा है आपराधिक। दीवानी में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय के निर्णयों का निरादर करे, जानबूझकर, जैसे न्यायालय ने कहा इस तरह का काम अब आज से नहीं होना है, और वो व्यक्ति बाहर निकला और उस तरह का ही काम कर रहा है, तो ये जानबूझ के कर रहा है ना, उसे पता है ना कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर इस तरह के काम कर रहा है, तो वो क्या होता है, दीवानी मामले इस तरह के कहलाते हैं। ठीक है, आपराधिक कैसे होते हैं, आपराधिक मामले वो होते हैं कि अगर न्यायालय द्वारा की गई कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तुम डायरेक्ट चुनौती दे रहे हो, ठीक है, चुनौती दे रहे हो, या न्यायिक कार्य, जो न्यायिक कार्यवाही चल रही है उन कार्यवाहियों में ही बाधा उत्पन्न कर रहे हो। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को लेकर आओ और आप गेट पर खड़े हो गए, हम नहीं इसे जाने देंगे, तो न्यायालय क्या कहेगा, न्यायाधीश होंगे, सीजीआई होंगे, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे अंदर आने दो, नहीं तो आप पर आपराधिक न्याय अवमानना लगेगी 129 और बहुत लंबे जाओगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, हमारे संविधान में ही लिखी हुई है, 129 और 215, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब 7 में और 8 में 2 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है मानहानि। अब न्यायिक अवमानना थी, जो 7वां पॉइंट था वो किनके लिए था, वो न्यायालय के था। अब मानहानि है, वो आईपीसी की धारा 499 और 500, ठीक है, इन दोनों में है, और दंडनीय अपराध माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की आप मानहानि कर रहे हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति सही है और फिर भी उसके खिलाफ कुछ चीजें आप प्रदर्शित कर रहे हैं, आपने क्या किया, अरे वो व्यक्ति बहुत बेकार है, और आपने ये पूरा एक एजेंडा बना दिया। जैसे यूट्यूबर्स, आप मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है और उसके खिलाफ अगर कोई वीडियो बनना स्टार्ट होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति सही होगा जिसके खिलाफ वीडियो बनना स्टार्ट हो रही है, तो एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है, उसके पीछे 50-100 यूट्यूबर्स होते हैं और वो भी वीडियो उस तरह की बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं पता कौन से फैक्ट हैं, किस तरह के फैक्ट हैं,
तमाम गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आपने देखी है ना। अगर वो व्यक्ति चाहे, अगर वो गलत नहीं है, तो उन पर किस प्रकार का केस कर सकता है? मानहानि का केस कर सकता है। तो 7वां पॉइंट ये है। 8वां पॉइंट है अपराध बढ़ाना। अपराध उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन। ठीक है, अपराध उद्दीपन क्या होता है? अपराध उकसाना, जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसने कहा 10 लोगों को बिठाया और 10 लोगों के लिए क्या करना शुरू किया? एक भाषण देना शुरू किया, और भाषण दे रहा है और उसमें इस प्रकार की बातें बोल रहा है जो समाज के लिए घातक है। उन्हें बता रहा है कि देखो आप एक बम फोड़िए, आपको हूरें मिलेंगी। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, अपराध को बढ़ाने का जो काम किया जाता है, तो वो क्या है? अपराध उद्दीपन में आता है। तो आपको याद रखना, ठीक है। कोई धर्म के बारे में बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए धर्म हमारा संकट में है, हिंदू धर्म हमारा संकट में है, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कोई बोल रहा है, तो क्या हो रहा है? ये एक समाज को बरगला रहे हैं। 4 लोगों को इकट्ठा किया और 4 लोगों को इस तरह की बातें बहुत सुना रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं, रात भर दिन भर इस तरह की बातें बता रहे हैं, इसी तरह की वीडियो दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम मान लीजिए, आप इंस्टाग्राम में एक तरह का जैसा आपका मूड होता है ना, उस तरह की रील चलने लगती है, तो इसी तरह का काम वो भी करते हैं। वो क्या करने लगते हैं कि जैसे अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो अन्य धर्मों के खिलाफ उन्हें भड़काने के लिए वैसी ही वीडियो दिखाएंगे, देखो हिंदू धर्म के लोगों के साथ ये बुरा हो रहा है, ये भला ये करते हैं, समाज में रहने नहीं देते हैं, हमारा धर्म संकट में है। अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो वो कहेगा देखो मुस्लिम धर्म के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हम यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं फिर भी इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ईसाई धर्म की बात करें, अरे हमें तो निकाल ही दिया था, हम यहाँ आए थे, ब्रिटिश लोग थे और वो क्या कर रहे थे? समाज को अच्छा बनाने का काम करने के लिए आए थे, और ये लोग तो क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं हमारे साथ, और हमने ही इनके समाज को बेहतर बनाया और हमें ही समाज से ये दुत्कार रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपने देखी होगी अपने समाज में। तो ये क्या हो रहा है? ये अपराध उद्दीपन हो रहा है। तो इन बातों में फंसना भी नहीं है। तो इतना तो हो गया आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 क्लॉज 2। अब आगे बात करेंगे हम आर्टिकल 19 क्लॉज बी की। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की ये क्या कहता है? अब सारे आर्टिकल्स देखते जाएंगे, फिर उसके बाद ये क्या है, जैसे मैं बाद में बताऊंगा, एक बार क्लियर फिर से लिस्ट बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे ये कंफ्यूज हो रहा है, बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो वो मत सोचना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 19(1) बी क्या कहता है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करना, सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक है। और ये कैसा अधिकार है? शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण नहीं है, आप भड़का रहे हो, इस तरह की चीजें कर रहे हो, तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो शांतिपूर्ण और निरायुध जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो उसे करने का अधिकार आपके पास है, लेकिन इस पर प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध किस पे है? आर्टिकल 19 क्लॉज 3 से इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 2 तरह के प्रतिबंध हैं। ये कैसे होने चाहिए? एक तो भारत की संप्रभुता और अखंडता से लगाया जाएगा प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध है वो लोक व्यवस्था से लगाया जाएगा, लोक व्यवस्था से, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 ये कहता है कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो सम्मेलन किस प्रकार का होना चाहिए? भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए और लोक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप सम्मेलन कर रहे हैं, आप 20 सड़क पर सम्मेलन कर रहे हैं, तो लोक व्यवस्था तो बिगड़ रही है ना, लोग जा रहे हैं, उन्हें जाने नहीं दे रहे हो आप, तो इस तरह की चीजें भी नहीं चलेंगी। तो ये 2 पॉइंट आप समझ गए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 19 क्लॉज 3। अब आगे बात करें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सी। ये क्या करता है? संगम, संघ और, अब देखिए इसे बहुत अच्छे से याद रखना, सहकारी समाज,
बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगम, संघ और सहकारी समाज बनाने की स्वतंत्रता, ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 19 क्लॉज ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में। अब यहां पर क्या ये शुरुआत से इसी प्रकार का था? नहीं, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता तो हमें मूल संविधान में मिली थी, लेकिन जो सहकारी समाज है ना, ये सहकारी समाज बनाने की स्वतंत्रता 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था सहकारी समाज शब्द को। तो सहकारी समाज आपको याद रखना है कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया था, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता तो मूल अधिकार में थी, तो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली। अब क्या है, इस पर भी प्रतिबंध है, और इस पर प्रतिबंध कौन से, किससे है? आर्टिकल 19 क्लॉज 4 से। किस प्रकार के प्रतिबंध है? 3 प्रतिबंध है इस पर। पहला तो है संप्रभुता और अखंडता। देखिए ये तो सब जगह ही चल रहा है, संप्रभुता व अखंडता। दूसरा है लोक व्यवस्था। तीसरा है सदाचार। आपने संगम बना लिया, आपने संघ बनाया एक, और संघ में चल रहे गलत काम, तो वो गलत काम नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, सदाचार के खिलाफ, सदाचार भी इसमें आएगा कि आपने कोई भी एक संघ बनाया है, उसमें शिष्टाचार होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। अगर आप इस तरह की अश्लील चीजें फैला रहे हैं, समाज में जो बाध्यकारी चीजें हैं उन्हें फैला रहे हैं, आप शराब बिक्री कर रहे हैं आप खुलेआम, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए सहकारी समाज में। ठीक है, तो ये भी दिए हुए हैं। अब ये आप समझ पा रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या है, ये जो आर्टिकल 90 ये क्या है, ये है हमारा प्रतिबंध। ठीक है, और ये भी हमारा प्रतिबंध। लिखते जाइए, इससे ये ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, ठीक है, अब आगे बात करें हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी। ठीक है, आपने सी तक देख लिया। सी में संघ और सहकारी समाज बनाने की स्वतंत्रता थी, संगम संघ सहकारी समाज बनाने की स्वतंत्रता। और डी में क्या लिखा हुआ है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और यहीं पे एक पॉइंट और है, आर्टिकल 19(1)(e). ठीक है, ये क्या कह रहा है, भारत में, दोनों एक साथ देखिए, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। तो आपको किस प्रकार के अधिकार हैं? एक तो आप भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, बिना रोक टोक कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप मध्य प्रदेश में जाइए, केरल में जाइए, जम्मू कश्मीर में जाइए, कन्याकुमारी जाइए, कहीं पर भी जाइए, अपने मतलब अपनी टेरिटरी में ही अंदर। ठीक है, बाहर जाने के लिए नहीं, एकदम से ही चल दिया। आप नेपाल की बात तो छोड़ ही देते हैं, अगर कहीं और जाते हैं तो वीजा लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं और नहीं जा सकते हैं, भारत की बात कर रहा हूं। अगर भारत में कहीं जाने का मन है, जम्मू कश्मीर जाने का मन है, चले जाइए, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इसके साथ अगर आपका निवास करने का भी मन है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बहुत सारे लोग तो दिल्ली में जाके बस रहे हैं, नोएडा में, आगे जाइए, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है नोएडा, तो गुड़गांव में जा रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश, मुंबई, तो यहां पर निवास करने की भी उन्हें स्वतंत्रता है। और अब तो कहां है, जम्मू कश्मीर में भी निवास करने की स्वतंत्रता है। अब डी और ई पर एक प्रतिबंध है, वो कौन सा है? प्रतिबंध क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 5। ठीक है, तो इस पर स्वतंत्र वो है, प्रतिबंध है। कौन कौन से प्रतिबंध है? पहला प्रतिबंध है इस पर कि साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका अनुसूचित जनजाति, एसटी के हित में। अब साधारण जनता के हित में किस प्रकार से आपको वो है प्रतिबंध है
कि मान लीजिए जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, आपने सुना होगा जैसे प्रोस्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टिट्यूट को कहीं और जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। किस प्रकार के, जैसे एड्स फैलने की, बीमारी फैलने की जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो साधारण जनता के हित में इस प्रकार की आप प्रतिबंध लगा सकते हैं कि आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या होगा, बीमारी इस प्रकार की फैलेंगी, ठीक है। उसके साथ साथ एसटी के हित में, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा इस जगह पर दुधवा नेशनल पार्क में और वहां पर एक घर बनाऊंगा, पेड़ काटूंगा, पेड़ काट के घर बनाऊंगा। सरकार कहेगी कि आपको कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो एसटी समाज है, जो वहां पर जनजातियां हैं, उन जनजातियों को आप खत्म करना शुरू कर दो। जैसे कि आप पश्चिमी बंगाल में चले जाओ, पश्चिमी बंगाल में एक टेरिटरी होती है ना, कि जिस जगह पर राष्ट्रपति शासन होता है, जहां पर राज्यपाल कह देता है कि इस जगह पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है। जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल है एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो एक पत्रकार गया था और उसे वहां की जनजाति के लोगों ने मार दिया था, ठीक है। वहां के लोगों पर, उस जो लोगों ने मारा था, जनजाति ने मारा था, उस जनजाति पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो पत्रकार गया था उस पर और उल्टा केस चला, जबकि वो मार दिया गया। उस पर ही केस चला कि अरे वहां पर गया क्यों था, जबकि वो प्रतिबंधित एरिया है। तो एसटी के हित में ऐसा किया जा सकता है, आपको जाने आने की स्वतंत्रता नहीं होगी। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको एकदम से ही वो होगा कि मैंने बात की आर्टिकल 19(1)(f) की, ठीक है। ये क्या है, निरसित हो गया है। निरसित, निरसित का मतलब क्या होता है, निरसित का मतलब होता है हटा देना। अब मैंने निरसित ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो वहां पर निरसित ही शब्द होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, हटा देना। अब ये हट गया है, और ये किससे संबंधित था, संपत्ति से संबंधित था। तो आपने संपत्ति से संबंधित एक और सुना होगा 31, ठीक है। तो 31 में भी संपत्ति थी और आर्टिकल 19(1)(f) में भी संपत्ति थी। अब बात करेंगे इसके बाद अगला आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है। ये लास्ट है हमारा, और यहां पर आता है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, या व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। अब आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो वो काम करने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)(g) में दी हुई है। लेकिन इस पर दो प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध कौन कौन से हैं, आर्टिकल 19(6). बहुत लेंदी हो गई ये क्लास, है ना लेकिन क्या है कि आर्टिकल 19 पूरा खत्म करना था, तो आप देखिए थोड़ा स्टेप स्टेप करके देख लीजिए इस वीडियो को। ऐसा नहीं है कि पूरी कंप्लीट करके देखनी है, अब तो आपने देख ली होगी, लास्ट तक पहुंच गए हो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, तो आप जैसा मन हो वैसे देखो, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखनी है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, कोई भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आवश्यक तकनीकी अहर्ता होनी चाहिए, और सेकंड पॉइंट है राज्य द्वारा एकाधिकार, ठीक है। अब इनका मतलब समझ लेते हैं। आपने देखा कि हमें तो भैया कोई भी व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है, आपने उठाई सुई इंजेक्शन और लेके चल दिया, आज से बनूंगा मैं डॉक्टर। लोगों ने कहा कि अरे नहीं, आप इस तरह से डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई, कुछ तकनीकी अहर्ताएं होती हैं, मतलब कुछ तकनीकी होती है, कुछ पढ़ाई लिखाई होती है। वो पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई अगर आपने नहीं की है तो आप हर प्रकार का कारोबार नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी अगर आप जॉब लेते हैं, उस जॉब से पहले एग्जाम होता है। वो एग्जाम क्या करता है, उस जॉब की बेसिक नीड को बताता है कि अरे इसके पास इतनी क्षमता है तभी वो इस तरह का काम कर सकता है। तो इसलिए आवश्यक तकनीकी अर्हता होना आवश्यक है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं कि राज्य द्वारा एकाधिकार कर लिया जाता है कि देखिए यहां पर क्या है, जो जॉब है, जैसे कि मान लीजिए सिक्योरिटी की जॉब। अब सिक्योरिटी की जॉब, राष्ट्र की सिक्योरिटी की जब जॉब है, तो आपने क्या किया, नहीं नहीं राष्ट्रपति को तो हम देंगे सुरक्षा, और हमने क्या किया, एक प्राइवेट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट खोल लिया कि आप आइए भर्ती होइए और ये राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए जाएगी। सरकार कहेगी आप इस प्रकार के काम नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है और हमें ही इसका पालन करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए 19, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने काफी बड़ा लेक्चर बनाया है और आपको फिर भी देखना है, देखिए आप मजे से, और कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करिए, आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिए, वहां पर एक मैंने ग्रुप भी बना दिया है जिसमें आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, तो डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोग वैसे आपको बता देंगे, अभी नया ही बनाया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, कमेंट करके मैं आपको अगली वीडियो में रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और आपका कमेंट लेट आता है, 4-5 दिन बाद तो वीडियो देखेंगे आप, तो जब भी आपका कमेंट आएगा उससे अगली वीडियो में आपको रिप्लाई मिलेगा। तो धैर्य बना के रखिए, आपको हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। ओके, लेक्चर में इतना ही। पसंद आती है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।